मतलब किसी किसी भी इष्ट को आदर्शवादी परंपराओं में कि ईश्वर को इष्ट माना गया और इष्ट का सानिध्य हमको मिले, इस अर्थ में सारी जो उपासना है या फिर जो भक्ति है या जो कुछ भी साधना करना है वो उसके लिए समर्पित है, इस रूप में आदर्शवादी परंपराओं में बोला जाता था। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में तत्सानिध्यता का मतलब जो परिभाषा हमारे मतलब परिभाषा संहिता में है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इष्ट का आशय भाव ही तत्सानिध्यता है। इष्ट क्या है? कुल मिलाकर के इष्ट हमारे लिए जागृति है। हम जागृत होना चाहते हैं, अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करना चाहते हैं, इस रूप में जागृति हमारा इष्ट है, ये व्यवहार दर्शन में लिखा हुआ है। तो उस इष्ट के अर्थ में हमारे हमारी मानसिकता में आशय है, वो भाव है, वही तत्सानिध्यता है। और कुल मिलाकर के जागृति इष्ट को हम पाएंगे कैसे? तो सहअस्तित्व में अनुभव उपरांत ही वो जागृति इष्ट हमको प्राप्त होगा। मतलब जो सहअस्तित्व है या व्यापक वस्तु है जो प्राप्त है, उसका अनुभव होगा। तो उस रूप में तत्सानिध्यता को परिभाषित कह रहे हैं और कर रहे हैं। और दूसरी जो परिभाषा है उसमें जागृति की परंपरा में परस्परता, इसको भी तत्सानिध्यता बोल रहे हैं। तो जागृति परंपरा में जो भी व्यक्ति मतलब क्योंकि व्यक्ति दीदी आवाज नहीं आ हेलो रही। जी। हाँ अभी दीदी। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था ना? हाँ हाँ। हाँ, कितनी देर से हुआ भैया? मुझे बात ये करते हुए पता आधी नहीं चला। आधी मिनट रही। आधा आधी मिनट ना, मिनट ही। मतलब हम्म। तत्सानिध्य वाली बात पूरी हो पाई थी क्या? पूरी सुन पाए थे? नहीं, वो लास्ट चल रहा था दीदी, तत्सानिधि के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ, तो एक तो मतलब तत्सानिध्य जिसको तत् को सहअस्तित्व बोल रहे हैं, तो एक तो अनुभव मूलक विधि से और दूसरा अनुभवगामी विधि से भी। अनुभव मूलक विधि से देखेंगे तो जागृति की परंपरा में जो परस्परता है उसको भी तत्सानिध्य के नाम से इंगित किया गया है। और दूसरी परिभाषा जो हम आपके लिए है, जो इष्ट है, मतलब अभी तक तत्सानिध्य किसको बोला जाता था कि इष्ट की उपासना के अर्थ में वो हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर इष्ट क्या बोल रहे हैं? जागृति ही हम सबका इष्ट है। तो जागृति के अर्थ में जो हमारी मानसिकता में आशय है, भाव है, उसको तत्सानिध्य नाम से इसको इंगित कराया गया है। ये एक बात। और तदावलोकन पर बात तो पहले हो गई। इसके बाद हम आते हैं तदाकार पर। तो तदाकार शब्द को देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि तद का मतलब सच्चाई, सच्चाई मतलब सहअस्तित्व, सहअस्तित्व ही सच्चाई है या सहअस्तित्व ही परम सत्य है, इस तरह से वाक्य दर्शन में आते ही है। तो सच्चाई के साथ में या सच्चाई के रूप में, अब सच्चाई को देखने के लिए जरूरी क्या है? तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, न्याय धर्म सत्य दृष्टियां जरूरी है। उसके बिना सच्चाई को पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। तो सच्चाई के रूप में कल्पनाशीलता हमारी हो जाए, इसी को कह रहे हैं तदाकार। ये परिभाषा संहिता में लिखी हुई परिभाषा है। तद का तात्पर्य सच्चाई से है। सच्चाई का मतलब ब्रैकेट में न्याय धर्म सत्य के रूप में हमारी कल्पनाशीलता हो जाना ही तदाकार है। और जब मतलब वो पूरा हो गया तो सहअस्तित्व में अनुभव होना और अनुभव सहज प्रमाण, इसको भी तदाकार होना कह रहे हैं। ठीक है। और इसके आगे अगली बात तद्रूप। तद्रूप का मतलब
अनुभव प्रमाण में ओतप्रोत जीवन, मतलब तदाकारिता के साथ में अब जीवन में जो आत्मा है, आत्मा में ही अनुभव की प्यास भी है, और आत्मा में ही वो मतलब आत्मा के पास ही वो ताकत है कि वो सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न हो सकता है, जो जीवन परमाणु का मध्यांश है। तो इस रूप में अनुभव प्रमाण में जब पूरा जीवन ओतप्रोत हो जाता है, उसको कह रहे हैं तद्रूप। तो तदाकारिता के साथ साथ फिर तद्रूप होने पर तदाकार तद्रूप विधि से फिर जो ज्ञान है वो पूरा हो सकता है, जिसको जीवन ज्ञान बोल रहे हैं, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान बोल रहे हैं, और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान बोल रहे हैं। तो इस तरह से तदावलोकन, तत्सानिध्य, तदाकार और तद्रूप, ये 4 शब्द हमको थोड़ा थोड़ा उसकी जो अलग अलग छटाएं हैं अर्थों की, उसकी ओर ले जाते हैं। तो तद्रूपता के अर्थ में देखेंगे तो शुरुआत तदाकार होने से उसका जो पूरा होना है वो तद्रूपता के साथ हो रहा है, जब पूरा जीवन ओतप्रोत हो गया अनुभव प्रमाण में। इस रूप में इसको समझ सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ दीदी। हाँ दीदी। और ये दीदी एक वर्ड और था तादात्म्य, ये कहाँ जुड़ता है फिर इसमें? तादात्म्य ना, एक्चुअली तादात्म्यता, तदाकारिता, ये दोनों शब्द कई बार मतलब एक अर्थ में भी प्रयोग किए गए हैं। तो हमको वो संदर्भ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। ठीक है दीदी, ठीक ठीक है। हाँ है जी। धन्यवाद। जी। आवाज तो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही ना जो मैं बोल रही हूँ? हाँ दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट है। जी। नमस्ते दीदी। मॉर्निंग बैच में दीदी एक मूल्य त्रय जी। एक शब्द आया। हाँ। वो नियम त्रय तो हम लोग समझ रहे थे, मूल्य त्रय को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? अच्छा, नमस्ते, सीमा दीदी बोल रही है ना? जी जी जी। ओके। मुख्य रूप से ना अभ्यास दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार के त्रय जो है अलग अलग, जैसे प्रमाण त्रय है, या फिर कुछ जगह पर नीति त्रय है, फिर ये क्या बोलते हैं, मूल्य त्रय, इस प्रकार के मतलब शब्द आते हैं। तो मुख्य रूप से जब हम जीवन मूल्य, मानव मूल्य, और फिर स्थापित और शिष्ट मूल्य, क्योंकि स्थापित मूल्य ही शिष्ट मूल्य के रूप में जब व्यक्त होते हैं, तो कुछ जगह पर इस रूप में भी बात की है कि कोई भी मानव है तो वो मानव मूल्यों के साथ में प्रस्तुत होते हैं। मानव है तो उसके मूल में जीवन है, तो जीवन मूल्य की बात है। और फिर दूसरे मानव की परस्परता में जब वो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्यों के साथ में व्यक्त होते हैं, तो फिर इन तीनों को मिलाकर भी मूल्य त्रय की बात की है। और आपने एक शब्द भी देखा होगा वहां पर कि जो सामाजिक मूल्य है, वहां पर फिर स्थापित और शिष्ट मूल्यों को इकट्ठा फिर सामाजिक मूल्य के रूप में कहा है। तो ऐसा रेफरेंस के साथ में हम देख सकते हैं उसको। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें वस्तु मूल्य जो है वो हाँ। नहीं आएगा, बाकी तीनों में। हाँ, ठीक है क्योंकि जी। वस्तु मूल्य इनमें समाया हुआ ही है ना। जब हम जी स्थापित और शिष्ट मूल्यों की बात करते हैं तो मूल रूप में वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, और मानव मूल्य फिर जीवन मूल्य में। इस रूप में जो समर्पण है उस तरह से हमको क्रम बताया है अभ्यास दर्शन में। जी जी। धन्यवाद दीदी। जी।
ये पुराना वाला अभ्यास दर्शन होगा ना, कहीं आपको मिल जाएगा उससे। अपने बाबा जी के नाम से जो एक डिजिटल लाइब्रेरी है ना जी वेबसाइट पर, तो उसमें पुरानी भी एडिशंस अपलोड हुई है। उसमें अभ्यास दर्शन के पहले वाले एडिशंस में नीचे मतलब पीछे वाले उसमें ये सब द्वय और त्रय की लिस्ट है, उसमें मूल्य त्रय आपको मिल जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है, हाँ धन्यवाद। हाँ। और कोई बात? दीदी परंपरा में भी और मध्यस्थ दर्शन में भी हम्म। दृष्टा पद की काफी चर्चा होती है। तो हाँ। थोड़ा दीदी अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार से रखें तो हमें थोड़ा स्पष्ट होगा। हम्म। अभी हम जिस स्थिति में हैं वहां पर भी हम्म। कई बार बात होती है विधि के रूप में कि दृष्टा पद से हम अगर देखते हैं कल्पनाशीलता को या जो भी है, तो वो स्पष्ट नहीं हो पाता दीदी एग्जैक्टली दृष्टा पद है क्या, और हम कैसे दृष्टा पद में स्थापित हो सकते हैं और बाकी क्रियाओं को देख सकते हैं। तो हम्म। थोड़ा इसके बारे में अगर आप विस्तार से बताएं दीदी तो और स्पष्ट हो पाएगा। जी। अ, देखिए मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रही थी तो दो शब्द आते हैं, एक है दर्शक और दूसरा है दृष्टा। अब दर्शक हम सभी दर्शक है ही, इवन जागृत मानव भी दर्शक है, लेकिन दोनों के दर्शक पद में फर्क है। हमारे पास दृष्टियां पूरी नहीं है, इसलिए हमारा दर्शन, हम दर्शक है लेकिन हमारा दर्शन आंशिक है या अधूरा है। और जागृत मानव के पास दृष्टियां पूरी है, इसलिए उनका दर्शन पूरा है, पूर्ण दर्शन के साथ में वो है। तो पूर्ण दर्शन जिनका हुआ, इसको उनको कह रहे हैं कि वो दृष्टा पद में स्थित हो गए। इसी शब्द को कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं दृष्टा पद प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब अभी हम परंपरागत रूप में प्राण प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा, इस तरह से शब्दों को उपयोग करते हैं। तो प्रतिष्ठा का मतलब अब वहां से उसका हिलना नहीं होगा ना, वहां पर उसकी कंटिन्यूटी हो गई। तो दृष्टा पद प्रतिष्ठा का मतलब दृष्टा पद में वो स्थित हो गए निरंतरता के अर्थ में। अब ऐसा दृष्टा पद में प्रतिष्ठित कब होंगे? जब अब दर्शन करने में कोई बात छूट नहीं गई है, मतलब दर्शन पूरा हो गया, इसका मतलब अनुभव संपन्नता हो गई। तो अनुभव संपन्नता प्रमाण के साथ में इसको कह रहे हैं दृष्टा पद प्रतिष्ठा। उसके पहले हम ये मतलब बाबा जी उसको जब साधना के अर्थ में शब्दों को प्रयोग करते हैं कि मन का दृष्टा वृत्ति है, या फिर वृत्ति का दृष्टा चित्त है, चित्त का दृष्टा बुद्धि है, बुद्धि का दृष्टा आत्मा है। अब जीवन क्रियाओं में ये जो एक क्रम बना हुआ है, तो उसमें कुल मिला करके जब आत्मा में अनुभव हुआ, तो फिर आत्मा स्वयं का भी दृष्टा हो गया और पूरे सहअस्तित्व का भी, पूरे जीवन का भी, शरीर का भी, सभी चीजों का दृष्टा हो गया। लेकिन उसके पहले वाली क्रियाओं में पूरी तरह से दृष्टा पद में आने की उनके पास योग्यता ही नहीं है, वो योग्यता बनी हुई है आत्मा के पास में। तो सारी क्रियाओं का आत्मानुगामी हो जाना, आत्मा के अनुसार हो जाना, आत्मा के अनुसार बुद्धि काम करना चालू कर दिया, बुद्धि ने, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन, और फिर पूरे जीवन के अनुसार शरीर। इस रूप में सभी क्रियाओं में एक दूसरे की परस्परता में सामंजस्य या संगीतमयता हो गई, और फिर ऐसे जीवन की शरीर के साथ भी संगीतमयता हो गई। तो इस रूप में जब आए हुए, तो ये हुआ दृष्टा पद प्रतिष्ठा के साथ में वो जीवन अब स्थित हो गया। इस रूप में देखेंगे तो जब एक एक क्रिया के साथ बात कर रहे हैं, तो वृत्ति जब मन का दृष्टा है, तो मन मन शरीर का दृष्टा है। ये स्थितियां कब बनती है? जब मन वृत्ति चित्त में एक सूत्रता हो गई तब। अभी की स्थिति में तो वो भी है कि नहीं, वो तो हर एक को देखना पड़ेगा। हो सकता है शरीर संवेदनाओं का दबाव मन पर है, तो फिर मन कहाँ दृष्टा हुआ?
शरीर का नहीं हुआ। मन का दबाव अगर वृत्ति पर है तो वृत्ति कहाँ हुआ मन का दृष्टा, या फिर वृत्ति का दबाव चित्त पर है, या मन के अनुसार शरीर के दबाव में चित्त में मान्यताएं हैं, तो फिर अभी चित्त कहाँ बना दृष्टा इन सब का। मतलब चित्त का वृत्ति मन और शरीर का दृष्टा होना या इन क्रियाओं में एक सूत्रता होना, ये बहुत एक अच्छी स्थिति है। इसका मतलब अब साक्षात्कार की तैयारी हुई है, या साक्षात्कार मतलब प्रारंभ हो गया है इस रूप में। और फिर वहां से क्योंकि चित्त का प्रत्यावर्तन होगा तब तो देखेगा कि हमसे श्रेष्ठ बुद्धि है, तो फिर बुद्धि के अनुसार चित्त होने की जगह में आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दृष्टा होना ये अपने आप में, मतलब मन का प्रत्यावर्तन हुआ वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन हुआ चित्त में, चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ बुद्धि में, तो इस तरह से फिर वृत्ति दृष्टा बना मन का, या फिर चित्त दृष्टा बना वृत्ति और मन और शरीर का। इस तरह से ये एक एक क्रिया उस जगह पर तृप्त होते होते फिर पूरा जीवन तृप्त होने की जगह में जब पहुंचता है तो फिर दृष्टा पद की प्रतिष्ठा हो गई या निरंतरता हो गई। उसके पहले जो कुछ भी है वो कुछ एक समय के लिए, मतलब अभी उसमें पूरी तरह से प्रौढ़ता नहीं आई है। हो सकता है कि मन का दृष्टा वृत्ति बना, लेकिन अभी चित्त वृत्ति और इसका दृष्टा पूरी तरह से नहीं हो पाया। ये स्थितियां हो सकती है। तो अध्ययन के क्रम में ये धीरे धीरे ही सजता है जब मन वृत्ति चित्त इन सब में जब एक सूत्रता हो जाती है। तो दीदी हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि हम अभी किस स्थिति में हैं, यानी कि वृत्ति मन को देख रहा है या चित्त वृत्ति और मन को देख रहा है, किस हम इसको कैसे जान सकते हैं? देखिए हमने मतलब हमको ये पता तो है कि जीवन के पास अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, संपन्नता है, और शरीर के पास सीमित बल और सीमित शक्ति है। अब जब सीमित बल और सीमित शक्ति अक्षय बल पर चढ़ाई करे तो इसका मतलब मतलब शरीर के संवेदनाओं का दबाव कितना है मन पर, इसको हम ही देख पाएंगे ना, कि शरीर संवेदनाओं को हम देख रहे हैं या शरीर संवेदनाओं के हम गुलाम हैं। तो शब्द की संवेदना हो गई, स्पर्श की संवेदना हो गई, गंध की संवेदना हो गई, या रुचि की संवेदना हो गई। तो ऐसे किन संवेदनाओं के हम गुलाम बने हुए हैं, या किन संवेदनाओं को हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये संवेदना मुझ में हुई, इसको कैसे उत्तरित करना है या उसके साथ कैसे निपटना है, उसको कितने हद तक उसका सुनना है, ये सारा कुछ निर्णय लेने वाली तो मैं ही हूँ, मतलब जीवन ही है। तो ये हमको दिखाई देता है कि शरीर संवेदनाओं का दबाव अगर मन पर है, इसका मतलब शरीर अभी मतलब शरीर बना हुआ है उसका क्या बोलते हैं उसकी सुने इस जगह के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, इसीलिए तो दुख होता है ना। फिर मतलब हमको वो आवेश की स्थिति इसीलिए बन जाती है। और मन की मन जो है वो वृत्ति की सुन नहीं पाता है, क्योंकि दृष्टियां तो वृत्ति में है, और उस वृत्ति में क्रमिकता में उसको एक सीक्वेंस लगाने की ताकत उसके पास में है, तुलना करने की ताकत उसके पास में है, विश्लेषण करने की ताकत उसके पास में है। लेकिन ये सब किए बिना ही अगर मन में होने वाले आस्वादन, अगर इस वृत्ति के तुलन और विश्लेषण को कुछ ना सुन के भी अपनी ही चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वृत्ति में तुलन की दृष्टियों के अनुसार मन के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो हो नहीं पा रहा। तो इसलिए हम ये देख पाते हैं कि मेरे द्वारा जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को क्या मैं देख पा रही हूँ, वो तो हमको देखना पड़ेगा ना, कि किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार के मूल में कौन सी दृष्टि है। तो ये भी एक अभ्यास है, इसको देखना, इसको करते रहना, इस पे निष्ठान्वित होना, ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। तब फिर ध्यान जाएगा कि मैं आज दिन भर में जो भी मैंने जिनके जिनके साथ में व्यवहार किया,
तो वो कितनी जगह पर प्रिय अप्रिय के अर्थ में हुआ, कितनी जगह पर वो न्याय अन्याय के अर्थ में हुआ, किस जगह पर वो लाभ और हानि के या फिर क्या बोलते हैं धर्म अधर्म के अर्थ में हुआ। तो वो सारा कुछ जब हम देख पाते हैं तब फिर पता चलेगा कि नहीं, मैं अपने ही व्यवहार को देखूं औरों के साथ में। तो हो सकता है 4 व्यक्तियों को देखे, उनके साथ व्यवहार को, हो सकता है एक व्यक्ति के साथ व्यवहार को देखे, लेकिन जब तक हम इसको देखेंगे नहीं ठीक से, तब तक इसके बारे में हम स्वयं ही कुछ कह नहीं पाएंगे। तो ये देखना, ये देखने का अभ्यास, इसी को नाम दिया फिर व्यवहार का अभ्यास। इसी के पहले नाम दिया कर्म का अभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास करने के लिए मुझे ये देखना जरूरी है, अपना व्यवहार कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किन स्थितियों में कैसा हो रहा है, उसमें मेरी मतलब वैचारिक स्थिति क्या है, मेरी व्यवहारिक स्थिति क्या है, आवेशों की स्थिति क्या है। ये सारा कुछ देखते देखते जब इस जगह पर हम आ गए कि नहीं, अभी मेरे द्वारा किए गए हर व्यवहार को मैं देख पा रही हूँ, इसका मतलब अब वृत्ति मन के द्वारा किए गए व्यवहार को देख पा रहा है, इसका मतलब अब वृत्ति उस जगह पर आ गया है। उसके पहले तो नहीं कह पाएंगे, कभी कभी हो पाएगा, कभी कभी नहीं हो पाएगा, कभी कभी बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान से पूरी तरह से उतर जाएगा। जब कोई फिर से घटना घटेगी, फिर उसकी पीड़ा होगी, फिर पीड़ा से ध्यान जाएगा कि नहीं, इस जगह पर मेरा ध्यान चूक गया था। तो ये बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्मता से होने वाला मतलब ये अभ्यास है। इसको देखते रहना और एक एक व्यवहार को पकड़ने की जगह तक पहुंचने के अर्थ में जो अपने में निष्ठा बनना है, वहां पर मेहनत है। तो इसमें मूल रूप में फिर विचारों में ही, क्योंकि विचार में काम होता है तभी व्यवहार में भी काम होता है। व्यवहार के रूप में हम शिष्टाचार के अर्थ में काम तो करते ही हैं, अभी भी करते ही हैं, लेकिन उस शिष्टाचार के मूल में मेरी मानसिकता में क्या वो शिष्ट भाव है, या मानसिकता में अलग चीज है और व्यवहार में अलग चीज है, ये भी मुझे तभी पता चलेगा जब मैं अपने ही व्यवहार को देखूंगी। तो उसमें जो भी गैप है वो देखने के लिए भी मुझे अपने में जो दृष्टियां हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को देखने का अभ्यास। तो इस तरह से मन के द्वारा शरीर को देखना, या फिर वृत्ति के द्वारा मन को देखना, फिर धीरे धीरे चित्त के द्वारा वृत्ति मन और शरीर को देखना, इस रूप में ये अभ्यास को और गहरे क्रम में ले जाने की आवश्यकता है। हेलो। बढ़िया दीदी। हाँ बढ़िया दीदी। जी। जी। तो दीदी जब हम इस अभ्यास में हैं तब ये कह सकते हैं कि हम कभी दृष्टा पद में हैं, कभी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? जब आ, नहीं, दृष्टा पद में तो, ये दृष्टा पद शब्द तो ये मान के चलिए कि आप अनुभव के साथ में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए दृष्टा पद शब्द। हाँ, मतलब अभी मैंने जब कहा कि जब ये स्थिति बन गई कम से कम वृत्ति के स्तर पर, कि नहीं, वृत्ति में जो तुलन है उस तुलन पर ध्यान है, और उस तुलन के अनुसार जो मेरे द्वारा व्यवहार हो रहा है उस पर भी ध्यान है मेरा लगातार। तो कम से कम वृत्ति देख पा रही है। आप उसको दृष्टा नाम देना चाहेंगे तो दे दे, लेकिन उसमें भी गैप आने की संभावना तो बनी ही रहती है कि जब तक मन वृत्ति चित्त इन सब में ठीक से एक सूत्रता नहीं हुई, तब तक इसमें चांसेस रहते हैं ब्रेक होने के, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी थोड़े अधिक समय तक चलेगा। इसलिए दृष्टा पद शब्द तो अनुभव के साथ में ही इसको रखा जाए, क्योंकि वही ऐसा पद है जहां पर फिर मतलब अब वो पद से हिलने की स्थिति अब नहीं होगी इसके बाद। लेकिन दृष्टा शब्द उपयोग करने के लिए उन क्रियाओं में एक सूत्रता होने की जरूरत है, तभी दृष्टा उसको कहा जाए। टेक्निकली अगर ऐसा देखेंगे कि बाबा जी ने ये शब्द उसी जगह पर उपयोग किया।
कि जी वृत्ति अगर मन का दृष्टा बना हुआ है, इसका मतलब हर समय मन वृत्ति के अनुसार काम कर पा रहा है और वृत्ति उसको दीदी, देख पा रहा है, मन को और शरीर को। और वृत्ति के अनुसार कर पा रहा है, इसका मतलब तुलन में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है। बिल्कुल, व्यवहार अगर उसी के अर्थ में होगा, नहीं तो फिर वहां पर अन्याय अधर्म और असत्य वाली चीजें तो हो ही जाएंगी ना। हाँ, यह प्रिय हित लाभ में ही होगा। जी। अगर प्रिय हित लाभ में है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटर अभी शरीर है, शरीर का दबाव है मन पे और मन का दबाव है वृत्ति पर। बिल्कुल। हाँ, और जब हम न्याय धर्म सत्य के साथ या न्याय के साथ जी रहे हैं, तब भी हम ये हम्म। कह सकते हैं कि अभी हम कम से कम वृत्ति की जगह पर हैं। हाँ, ठीक है। कम से कम वृत्ति मतलब ये अकेले तो नहीं होगा। अगर न्याय धर्म सत्य तीनों की बात करेंगे तो चित्त तक तो बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चित्त के इन्वॉल्वमेंट के ये सब तो होगा नहीं। अभी हम बातचीत करने के लिए केवल वहां तक बात कर रहे हैं, लेकिन मनोवृत्ति चित्त ये तो तीनों साथ में ही काम कर रहे हैं। हाँ दीदी, क्योंकि फिर वो चित्रण भी वैसा ही होगा, है ना। अगर हम्म। न्याय की दृष्टि है तो चित्रण भी वैसा ही होगा, और जी। प्रिय हित लाभ अन्याय की दृष्टि है तो फिर चित्रण वैसा ही होगा, या जी प्रिय हित लाभ की दृष्टि है तो चित्रण वैसा ही होगा। बिल्कुल। तो मतलब जो भी सूचना आती है उसके साथ में मन वृत्ति चित्त तीनों ही काम करते हैं ना। जी जी दीदी, हम्म। ठीक है। हाँ, तो जो सही की सूचना है उसके अर्थ में जब तक हमारा व्यवहार कार्य हो रहा है, तो हम्म। ऊपर की क्रियाओं से वो नीचे की क्रियाएं नियंत्रित हो रही हैं। लेकिन जैसे ही वहां से ध्यान हटता है और फिर हम्म। अगर प्रिय हित लाभ या अन्याय अधर्म की बात आती है अगर हमारे व्यवहार कार्य में, तो इसका मतलब वापस हम वहां से हट गए हैं और नीचे की हम्म। क्रियाएं ऊपर की क्रियाओं को नियंत्रित कर रही हैं या दबाव डाल रही है, ऐसा कह सकते हैं। और हाँ, ये मतलब चित्त चित्त के ऊपर की क्रियाएं नीचे की क्रियाओं द्वारा नियंत्रित कभी भी नहीं होंगी। ये तो सारा मामला चित्त तक का ही है। मतलब अगर दबाव की बात करेंगे तो केवल चित्त तक दबाव हो सकता है। बुद्धि और आत्मा पर तो इन क्रियाओं का कोई दबाव होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर फिर जो सही के अर्थ में जो वस्तु है उतनी ही जाती है। बाकी सारी जो चीजें हैं, भ्रमात्मक चीजें, वो तो यही रहती है चित्त तक। दीदी, फिर हम बुद्धि में अहंकार की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव सही के अर्थ में नहीं है। लेकिन देखिए, अहंकार की जो जगह बताई है वो बुद्धि में ही बताई है। अभी बोलचाल की भाषा में हम जिसको अहंकार बोलते हैं, वास्तव में वो अभिमान की जगह है। मतलब स्वयं को श्रेष्ठ मानना, स्वयं का अधिमूल्यन, इस अर्थ में अभिमान। और वो स्वयं को श्रेष्ठ मानने की बात अधिकतर भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ में, रूप के साथ, पद के साथ, धन के साथ, बल के साथ, इस रूप में हमको दिखाई देती है। अब इन सब से भी परे जब कोई व्यक्ति वहां तक भी पहुंच जाता है, वहां पर बाबा जी ये कह रहे हैं कि अभी जब मतलब क्या बोलते हैं, साक्षात्कार होकर के अवधारणा हो गई, और अवधारणा पूरी होते होते हुए भी तब तक बुद्धि को ये पता नहीं है कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। और जिस क्षण मतलब ये पूरी हो गई और बुद्धि का प्रत्यावर्तन हुआ आत्मा में, तो बुद्धि को दिख गया कि मुझसे श्रेष्ठ आत्मा है। अभी तक तो बुद्धि ही अपने आप को श्रेष्ठ मान के चल रहा था। तो उस स्थिति का, जब तक बुद्धि आत्म विमुख है, उसका नाम अहंकार है। तो जिसको बोलचाल की भाषा में अहंकार बोलते हैं, और यहाँ जो अहंकार शब्द का प्रयोग है, उसमें अर्थ की दृष्टि से बहुत फर्क है। यहाँ पर अहंकार बहुत एक उच्च स्थिति है, केवल अभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना बचा हुआ है, उस जगह पर उसको अहंकार कह रहे हैं। और हम जिसको अहंकार मानते हैं, ईगो और ये सारी चीजें, वो तो सारा अभिमान और हठ इनके साथ में ही वहां पर पूरा हो जाता है। बढ़िया दीदी, बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हुआ है। अच्छा, हम्म। ये बढ़िया। और वो दीदी वो विचार के लेवल पर ही है। वो उसको जिसको अभिमान कह रहे हैं ना, वो
मैं तो अब ऐसे पकड़ अभिमान तो पाता हूँ। इच्छा के मतलब चित्त में अभिमान, वृत्ति हाँ, में तो हट विचार और मन जो में आवेश। कल्पनाशीलता से। हाँ हाँ, बिल्कुल। मन में बढ़िया। आवेश, वृत्ति में हट और हम्म चित्त में अभिमान, हम्म वो तीनों बंधनों के साथ में उसको बताया गया कि मन में आवेश के साथ ही आशा बंधन है, ये वृत्ति में हट है, इसका मतलब विचार बंधन के साथ है ही। हट का मतलब मेरा ही विचार या मेरी ही दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानते हुए काम करना। और अभिमान तभी होता है जब स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, अन्यों को नेष्ठ मानते हैं। इस रूप में अपने द्वारा जो की गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम मतलब श्रेष्ठ मानते हैं। इस रूप में इच्छा का बंधन वो अभिमान के साथ ही है। तो दीदी अभिमान भी केवल जब तक चित्रण क्रिया तक की बात कर रहे हैं ना, वहां तक ही है ना, चिंतन के बाद तो नहीं, उसके आगे तो नहीं है, वहीं तक है। इवन चिंतन में भी नहीं होगा ना दीदी, चिंतन से नहीं पहले ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मतलब पूरा निपटे बिना आगे तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जी जी। इसलिए जो मेहनत है मतलब ये सबके सबसे बड़ी होना, यही अपने में पवित्र होकर जीने का अभ्यास है। और जब तक वो पवित्रता मन वृत्ति चित्त के स्तर पर स्थापित नहीं होती, तब तक फिर साक्षात्कार की योग्यता नहीं बनती। मतलब हम अपवित्र विचारों के साथ में है, या फिर हम अन्याय के विचारों के साथ, हम आवेश के साथ में है और अभिमान के साथ में है, और हमको साक्षात्कार हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। हाँ, अपने को जब तक विशेष मान रखा है तब तक वो जुड़ाव तो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो असली मेहनत की जगह हम सभी के लिए इस जगह पर है कि सूचनाओं को मतलब सूचनाओं को हम ले ले, वो सूचनाएं सही हमने अर्थ में ली हुई है इसको परस्परता में जांच ले, वो तर्क पूर्वक अपने में अच्छे से बैठ गई है, उनकी तर्क संगतता इसको देख ले। और एक बार ये अपने में स्थापित हो गया है तो उसके अनुसार जीने का जब तक अभ्यास नहीं करते हैं, और वो जीने का अभ्यास फिर सभी स्तरों पर करना पड़ेगा ना, कर्म अभ्यास के स्तर पर, व्यवहार अभ्यास के स्तर पर, शास्त्राभ्यास तो है ही, जहां पर कम पड़ता है दोबारा शास्त्र की ओर वांग्मय की ओर आना ही पड़ेगा कि कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं। और साथ में चिंतन अभ्यास, इस तरह से इन सभी अभ्यासों को करते करते फिर साक्षात्कार बोध और फिर अनुभव की बात है। तो सूचनाएं लेना, उन सूचनाओं के आधार पर अपने जीने को सजाना, इन सभी अभ्यासों को करते करते और जीते समय ऐसी पवित्रता की जगह पर पहुंचना, ताकि अब मैं पवित्र मानसिकता के साथ में वास्तविकता जैसी है वैसी उसको देखने के लिए मेरी मानसिक तैयारी हो चुकी है। उस जगह पर पहुंचने से फिर साक्षात्कार बोध और मतलब अवधारणा और फिर बोध अनुभव। हाँ दीदी, चिंतनाभ्यास से लेकर कर्माभ्यास तक की ये साइकिल बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगी, तब जाके कहीं मेरे को लगता है ऊपर की क्रियाओं को छू पाएंगे, साक्षात्कार को। ऐसे बढ़िया हाँ बताया। ठीक, ठीक बात है। मतलब हम अगर कुल मिला करके ये सब अपने में होने के लिए नियमों का ही अभ्यास करना पड़ेगा ना, बौद्धिक नियम में जीना ही पड़ेगा या फिर सामाजिक नियम में जीना ही पड़ेगा। ये जरूरी तो है ही ना, प्राकृतिक नियमों में भी जिस जो भी मेरा परिवेश है उनके साथ में जो कुछ भी मैं काम कर रही हूँ उनको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम। क्योंकि प्राकृतिक नियम के साथ जीने के लिए सारी चीजें अभी हमारे अनुकूल है ऐसा हमको नहीं दिखता है। मानव जाति जहां पर अभी आकर पहुंच गई है वहां पर मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अरे हम जो घर में खाना बना रहे हैं वो तो
गैस से खाना बन रहा है। गैस तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो तो धरती का पेट फाड़ करके ही गैस आ रही है और हमारा खाना बन रहा है। तो हम सोचे कि हर कोई आदमी अभी चूल्हा ही जला ले और खाना बना ले। मतलब इस तरह से प्राकृतिक नियम के अभ्यास के लिए एक बड़े स्तर पर व्यवस्था होने की जरूरत, और वहां पर फिर उस तरह के संसाधन और उस प्रकार की जो एक मतलब सुलभ होने की आवश्यकता हमको दिखाई देती है। जब तक वो स्थितियां नहीं बनती, मुख्य रूप से फिर हमको जितना हमारे हाथ में है उतना उनका अभ्यास, और मुख्य रूप से बौद्धिक नियम और फिर सामाजिक नियमों का अभ्यास। हाँ बिल्कुल दीदी, आपने बहुत सही कहा कि ये बौद्धिक नियम और सामाजिक नियमों में तो वो तो मेरे मेरे पर ही डिपेंड है ना, तो उनमें तो कोई अड़चन आ ही नहीं सकती, वहां तो जी ही सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बढ़िया। ये सामाजिक नियम के साथ तो अ, दिखता है कि जिया जा सकता है, लेकिन जो बौद्धिक नियम की जो आप बात कर रहे हैं, वहां भी हम्म। तो कुछ चीजें पूरी व्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे हम है संग्रह को ही ले लें, हम्म। तो क्योंकि जो बाबा जी ने 10 सोपानी व्यवस्था बोली है, उसमें तो हम्म। छठे सातवें सोपान पर समृद्धि सुलभता अभयता सिद्ध हो जाती है। हम्म। और वो दिखाई भी देता है कि अगर वैसा होता है तब तो किसी को संग्रह की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। लेकिन अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें तो जैसे बौद्धिक नियम में सारे नियम तो कर सकते, कुछ नियम तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे असंग्रह है, ये हम्म। इतना आसान नहीं दिखता देती। आ, इसके लिए मुझे लगता है कि असंग्रह और संग्रह इनमें क्या अंतर है, हमको पहले इसको ठीक से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम संग्रह शब्द की परिभाषा को देखते हैं तो उसमें बाबा जी मुख्य रूप से एक मिनट में आपको, अब जैसे परिभाषा संहिता में संग्रह रत मतलब संग्रह हम किसको बोलेंगे कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है वो केवल मेरी इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में है या उससे सुखी होने के अर्थ में है। अब कोष और संग्रह ये दो अलग चीजें हो गई ना। कोष हमारे पास हो सकता है, लेकिन वो मेरे अकेले की भोग की जो लालसा है उसको पूरा करने के अर्थ में कोष नहीं है। वहां पर फिर अन्यों का भी सोच विचार है, परिवारजनों का भी और अन्य परिवारों का भी। तो वहां पर फिर वो संग्रह और कोष ये दो चीजें अलग हो जाती है। जो कोई संग्रह रत है उसको बोल रहे हैं, परिभाषा संहिता की परिभाषा में पढ़ रही हूँ, आय को व्यय से मुक्ति दिलाते हुए सुखी होने का विचार और प्रक्रिया। हमारे पास जो कुछ भी आय हो रही आय है वो हम अपने मतलब आय को व्यय से मुक्ति दिला रहे हैं। उससे हम मतलब हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि इतना सारा खर्चा निकल गया है, जो कुछ भी बचा रहा अब उस बचे रहने के आधार पर मैं सुखी हो जाऊंगी। ये जो मुझ में विचार बनता है या प्रक्रिया बनती है, वहां पर फिर आवर्तनशीलता यानी उसका जो मेरे पास है वो अन्यों के अर्थ में सदुपयोग या प्रयोजनशीलता के अर्थ में लगाना, उसका जो आवर्तन है वो बना रहना और दोबारा उसके लिए प्रयास करना, ये सारा फिर वहां पर कंप्लीट नहीं होता ना ये चक्र। तो फिर वहां ये कह रहे हैं कि ये संग्रहरत मनुष्य है, क्योंकि वो उससे स्वयं सुखी होने का प्रयास कर रहा है। जब हम स्वयं को देखें कि ये तो साधन के अर्थ में है और मैं मतलब मेरे सुखी होने के अर्थ में नहीं है, वो शरीर को के लिए सुविधाएं चाहिए। और शरीर के लिए सुविधाएं क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर जीवन का साधन है। शरीर का पोषण के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए, इस शरीर को गति देने के अर्थ में संसाधनों की आवश्यकता है। और वो आवश्यकताएं फिर जैसे मेरे लिए है वैसे परिवार के हर सदस्य के लिए है।
और एक परिवार के लिए है तो अन्य परिवारों के लिए भी है जिनके साथ में मेरा आदान प्रदान है। तो जब हमारी दृष्टि स्वार्थ से लेकर के परार्थ मतलब अन्य परिवार और परार्थ से लेकर के परमार्थ, ये जो क्रम है वहां तक पहुंचती है, तो फिर वो अकेले के संग्रह की बात नहीं। तो जहां पर हम असंग्रह की बात कर रहे हैं, असंग्रह का मतलब क्या है कि वो मानसिकता जहां पर मेरे पास जो है इकट्ठा किया हुआ, अब वो सौंदर्य मतलब इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं है, उसको मैं साधन के रूप में देखती हूँ। और बाबा जी एक जगह बोलते हैं कि आसक्ति का मतलब क्या है कि हम वो वस्तु के रहने ना रहने से हम सुखी और दुखी होते हैं, वहां पर उस जगह आसक्ति को देख रहे हैं ना। तो अनासक्त होने के अर्थ में ये जो मतलब हमारी यात्रा है, वहां पर कोई वस्तु होने से हमको तृप्ति है, लेकिन नहीं होने से हमको दुख नहीं है, इसका मतलब है अनासक्ति। तो सारा असंग्रह हमको इस ओर ले जाने के अर्थ में है कि असंग्रह की मानसिकता का मतलब मेरे पास अब परिवार की आवश्यकता से अधिक है, तभी तो मैं समृद्धि को फील करती हूँ, लेकिन उस पर मैं अधिकार रूप में या वर्चस्व रूप में केवल मेरे अकेले के या मेरे ही परिवार के भोग के अर्थ में उसको ना देखते हुए जहां जहां आवश्यकता है उस अर्थ में मैं उसका सदुपयोग या फिर उसके प्रयोजन के अर्थ में उसको मैं लगा सकती हूँ। तभी तो हम बात कर रहे हैं ना, धीरता वीरता उदारता, इन मूल्यों के साथ में जीना, ये तो मानव मूल्य की बात हो गई। तो आवश्यकता के अनुसार उसका नियोजन, ये मतलब उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये है असंग्रह की मानसिकता। असंग्रह की मानसिकता का मतलब परंपरा में, जैसे बाबा जी ने संवाद में कहा ही है ना कि वो विरक्ति विधि से जिए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मेरे पास कल के लिए पीने के लिए चाय तक भी नहीं थी, तो उस रूप में जीने के लिए बाबा जी हमको नहीं कह रहे हैं, वो समृद्धि के साथ में जीने के लिए कह रहे हैं। परिवार की आवश्यकता से अधिक हमारे पास वस्तुएं हो तभी तो समृद्धि का भाव होगा, लेकिन उसकी जो लिमिट है या जो मर्यादा है वो सब मिलकर के तय करेंगे। और वो करते हुए भी अन्य परिवारों के साथ में आदान प्रदान, वो एक महत्वपूर्ण उसके साथ कड़ी है, तभी तो उसका चक्र बना रहेगा। मैं बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने इस बात को कन्वे किया कि वर्तमान स्थिति में भी असंग्रह की मानसिकता की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी और किसी का अगर प्रश्न नहीं हो तो आपने क्या बौद्धिक नियम में जो पहली बात है उसको बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया है। किसी और का हम्म प्रश्न हो तो आप ले लें दीदी, अदरवाइज जो बाकी चार और हैं बौद्धिक नियम उसको भी हम्म। अगर आप पाएं तो और अच्छा रहेगा, लेकिन किसी और का प्रश्न हो तो पहले उसको ले लें। ठीक है। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। दीदी मेरे को ना संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था इन सब में कुछ सिमिलैरिटी सी लगती है, तो थोड़ा इनको भी थोड़ा सा खोल के समझा दीजिए एक बार। जी अ, कुल मिला के मतलब हम अगर पारिभाषिक विधि से देखेंगे तो संस्कृति का मतलब पूर्णता के अर्थ में कृतियां, ये बाबा जी कह रहे हैं। अब वो जो पूर्णता के अर्थ में कृतियां हैं वो मुख्य रूप से उत्सव और त्योहारों के अर्थ में ऐसे जो आयोजन है जिससे हमारा ध्यान जाए और उस प्रकार के विचारों में स्थित होने की हमारी तैयारी बने, इस रूप में सारी संस्कृति है। तो हम ये देखते हैं ना कि परिवार में जिस प्रकार से कुछ कुछ उत्सवों उत्सवों का मतलब आयोजन होता है, उसमें जैसे हम अगर अभी विद्यालय में भी हम देखते हैं कि विद्यालय का पहला दिन होता है, तो जो भी बच्चे आते हैं उनका स्वागत आजकल किया जाता है, कुछ जगह फूल देकर, कुछ जगह टीका लगा करके या और किसी प्रकार के प्रतीकों के साथ में। तो कुल मिला करके एक माहौल बनता है। जो छोटा बच्चा अभी विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, उसके मन में अगर कोई एक तनाव है या फिर एक नई जगह पर आने के बाद जो हिचकिचाहट है,
तो वो अगर उसको एक आत्मीयता का माहौल मिल जाता है, सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, तो उससे फिर उसकी हिचक दूर होने में मदद मिलती है, या उसको एक थोड़ा सा तनाव हल्का होने में मदद मिलती है। तो ये क्या हुआ कि शाला प्रवेश या फिर विद्याध्ययन संस्कार के रूप में जो उत्सव का आयोजन है वो क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल बन जाए। तो उत्सवों में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे नामकरण उत्सव है, जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि नामकरण उत्सव क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी एक जीवन है, जब वो शरीर चलाना प्रारंभ किया है, मानव रूप में अभी है, तो ऐसा नाम उसको दिया जाए ताकि वो नाम को सुनते हुए उसके अर्थ के साथ में वो तदाकार होते हुए फिर वैसा वो हो जाए। इस रूप में नामकरण संस्कार का महत्व है। तो ये सारा करते हुए ये मतलब ये जरूरी क्यों है, इसको कह रहे हैं ये संस्कृति का भाग है, ताकि उस अवसर पर जो भी उसमें सहभागी होने वाले लोग हैं उनकी भी मानसिकता में वैसी वैचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाए, अगर किसी की मानसिकता में शुरू नहीं हुई है। इन सबको मिला करके ये कह रहे हैं ये संस्कृति है, पूर्णता की ओर। कुल मिला करके हर व्यक्ति को पूर्णता की ओर पहुंचना है, लेकिन पूर्णता की ओर जाने के लिए मुख्य जो वैचारिक भाग है उसमें इनपुट कहाँ से आएगा। तो वो इनपुट आने के लिए जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक कारण इच्छा बनेगी ना। इच्छा के स्तर पर अगर हम देखते हैं, जैसे हम लोग शिविर में जाते हैं, तो शिविर में क्या होता है कि हफ्ता भर हम लोग सुनते हैं बातचीत को और लोगों को देखते हैं, उनकी बातचीत को सुनते हैं, तो वो एक जो माहौल बनता है, तो उससे हमारे मन में वो इच्छा पैदा हो जाती है कि नहीं हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये अध्ययन करने की इच्छा, जिसको कारण इच्छा बोल रहे हैं, उस माहौल से बन गई। वो संस्कृति का मतलब ही ऐसा माहौल बनना। ऐसी वैचारिक प्रक्रिया की शुरुआत होना हर व्यक्ति के मन में कि मुझे ये बात समझना है और उसके अनुसार आगे चलने के लिए तैयारी करना है। इन सबको लेकर के कह रहे हैं संस्कृति। दूसरी बात सभ्यता को कह रहे हैं, मानवीयतापूर्ण व्यवहार को सभ्यता बोल रहे हैं। तो जैसा जैसा संस्कृति का इनपुट पक्का होता जाता है, वैसा वैसा सभ्यता मतलब वो मानव सभ्य होने की ओर आगे बढ़ता है। अभी भी हम असभ्य किसको बोलते हैं, या तो जो भी परिवार मान्य या समाज मान्य जो भी अभी तौर तरीके हैं उसके अनुसार जो नहीं चलता है। अब समाज मान्य या परिवार मान्य तौर तरीकों के मूल में कोई ना कोई जो विचार है, परिवार मान्य या समाज मान्य, तो वो विचार अभी सब जगह पूरा है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब हम मानवीय व्यवस्था के अर्थ में इसको देखते हैं, तो फिर विचारों में वो पूर्णता के अंश होना और उन अंशों के साथ में हमारा व्यवहार का अभ्यास इस रूप में होना, ताकि हम मानवीयतापूर्ण व्यवहार की शुरुआत में शिष्टाचार तो करें ही, लेकिन केवल शिष्टाचार तक ना रुके और वैचारिक स्तर पर भी हम ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि व्यवहार में शिष्टता है लेकिन मानसिकता में उसके विपरीत स्थिति है, तब तो वो चीज बहुत लंबे समय तक आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन विचारों में भी मतलब अंतरंग व्यवहार और बहिरंग व्यवहार दोनों में कोई अंतर नहीं बचा, तब फिर वो मानवीयतापूर्ण व्यवहार हो गया। तब फिर हम कहेंगे कि वो मानव सभ्य हो गया। और ये सभ्यता अब किन्हीं किन्हीं घटनाओं में या परिस्थितियों में नहीं है, ये हर समय बनी हुई है इस रूप में सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता तो ये ध्यान दिया ये दो शब्दों पर। जी दीदी, बहुत अच्छे से। हाँ, बेसिकली और हमने यही सीखा संस्कृति में। हमने जब जैसे नामकरण संस्कार हुआ तो अध्ययन और समझने की इच्छा बन गई, तो और उस नाम के साथ हम स्वयं उस समय तक अगर समझदार हैं तो तदाकार हुए ही सही, परंतु आसपास जो भी सब इकट्ठे हुए वो भी उस नाम के साथ तदाकार होने लगे। जी सभ्यता में जब हमारे विचार के साथ साथ हमारा व्यवहार भी बन जाए, मतलब अंदर भी बाहर और बाहर भी, हमारा जी मतलब विचार में भी है और हमारे व्यवहार में भी वो चीज, तो वो सभ्यता का रूप ले लेगा। जी
जी दीदी। और फिर इन सबके मूल फिर विधि है। विधि का दीदी मतलब थोड़ा पानी पी लीजिए आराम से। वो, हाँ नहीं, पानी से भी वो रुकेगा नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा थोड़ी सी मतलब चीनी ले लीजिए। जी, मैंने मुंह में अभी गोली रखी है। जी दीदी। 1 2 मिनट लगेगा थोड़ा सा सेट होने में। हाँ जी। तो मूल रूप से विधि नियम के रूप में हमको दर्शन बताता है। तो संस्कृति के किस तरह से विचार करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बौद्धिक नियम की बात की ना। बौद्धिक नियम का मतलब ही हम किस तरह से विचार करें। विचार में भी फिर सारी चीजें आ गई ना, केवल वृत्ति की बात नहीं है। हम किस तरह से मान्यताएं भी बनाए, और किस तरह से हमारा चित्रण हो, और उसके आधार पर फिर हमारा व्यवहार भी कैसे हो, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो विधि का मतलब नियम, और ये नियम अस्तित्व सहज नियम है। वो अस्तित्व सहज नियम जब हमको समझ में आए, तब फिर उस आधार पर हमने संस्कृति का कंटेंट भी तय किया, और सभ्यता के तौर तरीके भी हमने तय किए। ये मतलब ये इम्पोर्टेंट बात है कि नियम समझ में आना। तो बाबा जी ने हमको पूरे अस्तित्व में अनुभव होने के बाद 3 प्रकार के नियम बताए। बौद्धिक नियम, जो हर मानव को अपनी मानसिकता के स्तर पर उसको उसमें जीना है। दूसरा सामाजिक नियम, दूसरे मानव के साथ परस्परता में जिन नियमों के साथ हमको जीना है। और फिर प्रकृति के अन्य तीनों अवस्थाओं की इकाइयों के साथ में प्राकृतिक नियम के अनुसार जीना है। तो जी। ये जो 3 प्रकार के नियम समझ में आए, इसका मतलब विधि, मतलब जो होना है, होनापन, वो समझ में आया। और जहां पर फिर विधि नहीं है, जैसे हम एक शब्द उपयोग करते हैं ना, निषेध। तो विधि का मतलब जैसे नियम के अनुसार होना है, और निषेध का मतलब जो हमको नियम अलग करता है, वो हो गया निषेध। तो विधि अनुभव में समझ में आती है। हम्म। उस विधि के अनुसार फिर एक मानव से दूसरे मानव तक उसको पहुंचाने का रास्ता हो गया संस्कृति। वैसी संस्कृति बन जाए, वैसी सभ्यता बन जाए, फिर परिवार में भी वैसा माहौल बने, अन्य परिवारों के साथ भी वैसा माहौल बने, और धीरे धीरे समाज में हर एक परिवार तक वो माहौल पहुंच जाए। इस रूप में फिर वो काम करता रहता है। और फिर इन सबके साथ में ही फिर व्यवस्था बनती है, क्योंकि व्यवस्था के मूल में भी कोई ना कोई नियम ही है ना। नियम को समझ करके जहां पर जीने का अभ्यास है, वो फिर धीरे धीरे व्यवस्था की ओर जाएगा। और वो अकेले मानव से तो होगा नहीं। मान लीजिए कि जागृत मानव है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के बीच में वो स्वयं अनुशासन के रूप में, या फिर वो स्वयं क्या बोलते हैं, स्वनियंत्रित रूप में जिएंगे। लेकिन अन्य मानवों के साथ जब तक वो बनता नहीं है, तब तक उस रूप में जो अन्य परिवारों के स्तर पर सभी जगह जो व्यवस्था होना है, वो काम तो फिर धीरे धीरे ही होता है, जब तक हर व्यक्ति या हर परिवार उसमें अपने पूरे मनोयोग से जुटता नहीं। अकेला जागरूक मानव वहां पर क्या कर लेगा? वो तो केवल इतना सूचना दे सकता है कि भाई मैंने ऐसा समझा है, आपको अगर ठीक लगता है तो आप उसको सुनिए, और उसके अनुसार जी करके देखिए कि व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। इस रूप में हम संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, ये 4 शब्दों को देख सकते हैं। तो कुल मिला करके हमारा अभी अभी का काम क्या है? कुल मिला करके हम अपने ही परिवारों में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दर्शन की सूचना मिलने से पहले भी कुछ और सूचनाएं हमारे पास में थी, और हम दर्शन से जुड़े, इसका मतलब इसके पहले भी किन्हीं अच्छी बातों से जुड़े ही हुए थे। हो सकता है कि वहां पर हमारी जो बात है वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए फिर आगे हम दर्शन से जुड़े, ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराओं के साथ जुड़ने से हमारी परिवार की संस्कृति और सभ्यता में क्या क्या अंतर आता गया, इसको भी हम सभी स्मरण में ला सकते हैं कि इस बात के पहले मेरे परिवार का क्या माहौल था, और इस बात के आने के बाद मेरे परिवार का क्या माहौल है। और परिवार का माहौल मतलब एक एक व्यक्ति के अंदर का माहौल बदलता है तो परिवार का माहौल बदलता है। अंदर का माहौल का मतलब ही संस्कृति है।
बाहर का माहौल का मतलब ही सभ्यता है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो देव मानव या जागृत मानवों के अनुभव के प्रकाश में विधि बनी, तो अस्तित्व सहज नियम और जो सबको पता चलेंगे उसके अनुसार ही हमारी संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था की ओर गति होगी ना दीदी। यही हाँ सब। लेकिन ठीक बात है, लेकिन मतलब उन्होंने दी हुई सूचना के आधार पर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि मन वृत्ति और चित्त के स्तर पर अगर हमको आवेश हठ और अभिमान से स्वयं मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको पूर्णता की ओर ले जाने वाली संस्कृति का अनुकरण तो करना पड़ेगा ना। मानसिक रूप में हमको वैचारिक रूप में उसको अपनाना पड़ेगा, फिर उसका अभ्यास करते करते सभ्यता का माहौल बनेगा। तो ये जो संस्कृति और सभ्यता है वो सार्वभौम रूप में तो अनुभव के बाद हमारे द्वारा पूरी तरह से मतलब प्रमाणित होगी, लेकिन अभी भी हम संस्कृति सार्वभौम संस्कृति सभ्यता के अर्थ में अपनी मानसिकता को सजाएंगे नहीं। जैसे हमको बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि हमको जब तक हम अखंड समाज के अर्थ में, पूरी मानव जाति के अर्थ में हम अपनी कल्पना में चीजों को लाते नहीं है, तब तक हम मानव जाति एक और मानव धर्म एक इस बात को, इस सूत्र को अपने जीने के साथ में कैसे जोड़ेंगे। और जब तक ये जोड़ेंगे नहीं तो फिर एक एक आदमी के साथ में जो स्नेह वाली बात है, जहां पर हमको बौद्धिक नियम के अनुसार काम करना है, वो भी बात कैसे जुड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो संस्कृति मतलब सार्वभौम संस्कृति सभ्यता का माहौल मेरे परिवार में बने, उसके मूल में सार्वभौम वस्तु की पहचान मुझे हो जाए। सार्वभौम वस्तु की पहचान क्यों हो जाए? क्योंकि जागृति हमारा इष्ट है, लक्ष्य हमारा तय है, उस लक्ष्य के अनुसार चलने के लिए हमारा जीना उस अर्थ में सज जाए। इस रूप में हम उस तरह की संस्कृति और सभ्यता, और फिर इसमें हमको ये भी देखने को मिलेगा कि अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो सारा एक दिन में परिवर्तित होगा। तो उसमें ऐसे कौन से अंश वैचारिक रूप में है जो इसके साथ में मेल नहीं खा रहे हैं, वो भी फिर हमको आइडेंटिफाई करना होगा ना। तभी तो फिर इसमें से एक एक जो चीज है वो निकलती जाएगी, या फिर जिसको हमारी मानसिकता में स्थापित होना है वो धीरे धीरे स्थापित हो जाएगी। जी दीदी। दीदी इसमें हम पद्धति और प्रणाली को कैसे जोड़ रहे हैं? पद्धतियां अनेक हो सकती है ना, मतलब जैसे बाबा जी ये कहते रहे कि व्यवहार दर्शन में उन्होंने इतने प्रकार से लिखा है कि हर आदमी एक प्रकार से, एक तरीके से तो समझता नहीं है, कई प्रकार से समझेगा, लेकिन समझेगा एक ही वस्तु को। इसी तरह से पद्धतियां अनेक होंगी ना, मतलब समझाने की, करने की। अच्छा, हाँ लेकिन वो जी। लेकिन वो पद्धति किसी प्रणाली से जुड़ी नहीं होगी। प्रणाली का मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ जो भी एक वो है, ढांचा है, जो हम्म। अंततः कहाँ पर उस लक्ष्य के साथ में जुड़ता है। तो मान लीजिए 25 लोग अगर शिक्षा में पढ़ाने वाले अपनी अपनी पद्धति से पढ़ाएंगे, लेकिन वो शिक्षा प्रणाली ऐसी गुथी हुई है कि वो हमको समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व तक ले जाती है। तो पद्धतियां अनेक होंगी, लेकिन वो सारी पद्धतियां प्रणाली से जुड़ी हुई होंगी, तब जाकर के एक ही वास्तविक, एक ही वस्तु को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जी जी। मतलब प्रणाली एक तरह से हम ये कहते हैं कि अस्तित्व से वो नियम जो सही की पहचान तक हमें वहां पहुंचाने के लिए, प्रणाली तक पहुंचने के लिए ये हम्म, पद्धति के हम वेज अलग अलग ले लेते हैं। अलग अलग तरीके से हम पहुंचना उस लक्ष्य तक है जो हमें। बिल्कुल। आप मतलब उदाहरण के रूप में अगर नियति क्रम शब्द को सामने लाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पदार्थावस्था से लेकर के ज्ञानावस्था तक ये सारा कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है कि नहीं। पदार्थावस्था से प्राणावस्था, कितनी सारी उसमें कड़ियां हैं जुड़ी हुई। फिर प्राणावस्था मतलब इन दोनों को जोड़ने वाला, फिर बीच में रसायन संसार आ गया, पानी आ गया, फिर प्राणावस्था और जीवावस्था को जोड़ने के लिए भी स्वेदश संसार
और फिर अंडज पिंडज, ये सारा होते हुए फिर जीवावस्था और ज्ञानावस्था को, ये सारा प्रणालीबद्ध तरीके से कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ ये सारा अस्तित्व में प्रकटन है। तो इसी तरह से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अर्थ में जो हमारी स्टेप्स है वो सारी एक से एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई कड़ियां ही है, वो कड़ी बीच में कहीं टूटी हुई नहीं है। हम चाहे किसी भी पद्धति से जाएं, लेकिन हमारे सामने जांचने के लिए ये बात हमेशा रहेगी कि मेरी इस पद्धति से ये कड़ी टूट तो नहीं रही कहीं। अगर कड़ी टूट रही है इसका मतलब कहीं पर मुझे देखना पड़ेगा अपनी पद्धति को कि ये पद्धति पूरी नहीं पड़ रही है। जी दीदी। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू जी। ये दो नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। सुबह के ग्रुप में हम लोग अवलोकन पुस्तक जो है उसमें 180 पेज पर कल परसों पढ़ रहे थे। तो हम्म। उसमें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ा अवधारणा एक लेख था, और उसमें मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, मत अनेक, सत्ता व्यापक रूप में एक, देवता अनेक, और यह धरती एक, अखंड राष्ट्र राज्य अनेक, ऐसे आ, इसका विश्लेषण था। और इसी से आगे फिर कुछ एक लाइन थी उसमें, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे प्राप्त कर लेना मानव परंपरा की अक्षुण्णता, संप्रभुता, प्रभु सत्ता, मानव सहज प्रभु प्रबुद्धता है। इसको थोड़ा खोल के बताएंगे, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं समझ आएंगी। अच्छा। मुख्य रूप से अभी हम ये देखते हैं कि हाँ, परंपरागत रूप में हम सभी के पास जो समुदायगत मानसिकता है वो समुदाय फिर अलग अलग आधार पर बने कि भाषा के आधार पर समुदाय, हिंदी भाषा बोलने वाला एक समुदाय, मराठी भाषा बोलने वाला समुदाय, या इंग्लिश भाषा बोलने वाला समुदाय, या फिर अभी परंपरागत जिनको जातियां और धर्म बोल रहे हैं उन आधार पर समुदाय। तो बाबा जी अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी हमारी जो भी मानसिकता है वो खंडित मानसिकता है, क्योंकि वो समुदायों को पहचानती है, वो समाज को पहचानती ही नहीं है। क्योंकि समाज का मतलब ही अखंड, अखंड ही समाज होता है, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स है वो समुदायों के रूप में हमको पहचानने में आते हैं। तो हमारी अभी तक जो समझदारी, जिसको अभी भी हम परंपरा में मानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अपने समुदाय के लिए खूब अच्छा काम करता है, तो उस व्यक्ति की उस समुदाय में एक पहचान होती है कि फलाना आदमी इस समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अपने आप को वो अच्छा भी मानता है, लेकिन वो उस समुदाय के आगे किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के लिए वही अच्छा काम उसके साथ करे, ये जरूरी नहीं है। अभी की स्थिति में हमको ऐसा दिखता है, कुछ लोग समुदाय की सीमा को लांघ कर भी अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये हर व्यक्ति की अपनी स्थिति है। लेकिन जब हमको ये दिखाई देता है कि खंडित मानसिकता के साथ या व्यक्तिवादी या समुदायवादी तरीके से हम जब सोच रहे हैं
तो हम उतने दायरे में रहकर भी हम समझदार है ऐसा मान लेते हैं, और फिर हमारा जो काम करने का दायरा है उसको हम सीमित कर लेते हैं। अभी भी हम, जैसे भारत एक क्या बोलते हैं, सार्वभौम राष्ट्र है या सॉवरिन कंट्री है ऐसा मानते हैं। इसका मतलब भारत की जो भौगोलिक सीमा है, जहां जहां तक भारतीय संविधान का बस चलता है, उसको हम सार्वभौमता मानते हैं। जबकि सार्वभौम अगर बोलना है तो अर्थ के रूप में देखेंगे तो पूरी धरती को ही सार्वभौम मानना पड़ेगा, लेकिन अभी है नहीं। हर देश का अपना अपना जहां तक सीमा क्षेत्र बना हुआ है वहां तक वो सार्वभौम है। फिर कोई देश कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश होगा जिसकी भौगोलिक सीमा भारत के किसी राज्य से भी छोटी होगी, तो वो भौगोलिक सीमा इतनी छोटी होते हुए भी वो सार्वभौम है, जबकि उनका उनके देश का कानून की पहुंच उतनी ही भौगोलिक सीमा तक है, उसके आगे वो काम नहीं करता है। तो फिर उसको हम संप्रभुता बोल रहे हैं आज के डेट में, या फिर हम उसको सॉवरिन बोल रहे हैं, जबकि वो वो है नहीं, वो उतनी सीमित क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। और फिर हमको, हमारी कामना तो है कि कोई भी पुराने जमाने में भी कोई राजा जब मतलब लड़ाइयाँ और युद्ध सब करते थे, तो उनकी मानसिकता में तो ये होता ही था कि धरती पर जितने भी राष्ट्र है या जितने भी समुदाय है उन सब पर मेरा वर्चस्व हो जाए और सब मेरे अधीन हो जाए। अलग अलग प्रकार के नाम और उसके लिए अलग अलग प्रकार की कहानियां हम सबको मालूम है। तो ये जो मतलब अपनी सत्ता का जो विस्तार है इस रूप में पूरी तरह से होना, जहां तक भी मानव जाति की पहुंच है उस रूप में, क्योंकि इसके मूल में मान्यता क्या रही कि हम मतलब हमको चलाने वाले कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर की सत्ता के रूप में प्रभु सत्ता शब्द का प्रयोग किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम दर्शन के संदर्भ में बात करेंगे तो प्रबुद्धता को हम देख पाते हैं कि समझदारी, व्यक्ति में समझदारी आ गई तो वो प्रबुद्ध हो गया। उस समझदारी के साथ में वो अपने परिवार के स्तर पर उसका जो प्रमाणित करने का स्थान है, वो परिवार से चल करके फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक फिर वो क्रमशः विस्तार हो जाता है उसका। तो जब वो पूरी तरह से प्रमाणित कर देता है तो फिर वो प्रभु सत्ता हो गई ना। वहां पर प्रभु सत्ता मतलब अब स्वयं की प्रबुद्धता का जो प्रमाणिकता के अर्थ में प्रमाण प्रस्तुत करने की जो बात हुई, तो इस तरह से प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता जो अभी तक ईश्वर केंद्रित चिंतन के आधार पर उसके कुछ एक अलग अर्थ थे, बाबा जी ने उसको पूरी मानव जाति और फिर इस धरती के सभी अवस्थाएं, कम से कम इतना, मतलब हम अगर एक धरती के संदर्भ में विचार करेंगे और अगर हम इसको भी देखते हैं कि जागृत मानव, आप सबने पढ़ा होगा हम सभी ने कि कर्म दर्शन में ये लिखा हुआ है कि जागृत मानव तो केवल एक धरती तक सीमित नहीं रहता है, उनका फिर अनंत ब्रह्मांडों में उनका विचरण क्षमता उनकी रहती है और अन्य धरतियों पर भी मतलब जागृति की परंपरा के अर्थ में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अब प्रभु सत्ता का क्षेत्र आप देखिए कि कम से कम एक धरती से लेकर के अनंत धरतियां, यहाँ तक उसका जो फैलाव हो सकता है। तो हम अगर कम से कम अभी एक धरती तक की बात करेंगे तो एक धरती के सभी मानवों को मैं अखंड समाज के सदस्यों के रूप में देख पाती हूँ। इस रूप में मानव जाति एक, और फिर उनके कर्म अलग अलग हो सकते हैं और वो सारे कर्म अपने उत्पादन के अर्थ में, विनिमय के अर्थ में होंगे। और इसके साथ में जब हम मतलब मानव जाति को देखते हैं और अन्य तीनों अवस्थाओं के साथ भी जो आदान प्रदान है वो किसी धरती के अनंत काल तक बने रहने के अर्थ में उनका जो नियोजित होके उनके साथ हमको चलना है कि कितने संसाधनों का हमको प्रयोग करना है, कितनों को फिर से जनरेट करना है ताकि उसका जो आवर्तन है वो बना रहे और आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनमें वो हर पीढ़ी समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हुए जी पाए। ऐसी व्यवस्थाओं के बने रहने के अर्थ में मेरा जो योगदान है
वो होता रहे, इस रूप में हमको प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभुसत्ता, ये हमको परंपरा के अर्थ में भी दिखाई देता है, ये तीन शब्द। जी जी, बहुत बढ़िया। तब परंपरा यहाँ पे समुदाय से लेके दर्शन के रोशनी में जो इतना काफी बड़ा स्पैन दिख रहा है। बिल्कुल। जी। और कोई बात? बातचीत करते हुए ऐसी कोई बात हो तो आप मेरा भी ध्यान दिला सकते हैं कि जो बात आपने सुनी है और जो बात मैं कह रही हूँ उसमें आपको अगर कुछ मतलब कनेक्शन नहीं दिख रहा है इस तरह से। हाँ, नमस्ते सुवर्णा दीदी। जी नमस्ते। मैं मीनल छिंदवाड़ा से मुझे एक्चुअली जीवन के बारे में पूछना था। अभी हाँ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है हाँ प्राथमिक अवस्था में अध्ययन के अभी। तो हाँ। जीवन का होना और रहना, नित्य निरंतर रहना जीवन का, हम्म। के ऊपर मुझे थोड़ा क्लियरिटी अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जीवन का होना और रहना या मानव का होना और रहना? हाँ, मानव का होना रहना। हाँ, मुझे लगता है ये दोनों एक ही चीज हो जाएगी। अच्छा। जी। मतलब दर्शन में ये कह रहे हैं कि पदार्थावस्था से लेकर के ज्ञानावस्था तक का जो प्रकटन हुआ है सभी अवस्थाओं का, वो सारी अवस्थाएं है, मतलब उनका अस्तित्व है। जी। लेकिन वो रहती है, इसका मतलब उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनकी जो परंपरा बनना है, वो तो जब तक उनमें वो आवर्तनशीलता नहीं होगी, साइक्लिक नेचर में वो नहीं रहेंगी, तब तक फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगी। हम्म। तो फिर पदार्थावस्था में भी हम देखेंगे या प्राणावस्था में भी देखेंगे, वो है और रहती है। इसका मतलब अगर किसी प्रजाति का जो परमाणु है, जी। वो परमाणु की परंपरा है, इसका मतलब वो है भी और रहता भी है। अच्छा, इसी से या फिर रिलेटेड कहा भी मानव हाँ का है ना? जी, हाँ तो हाँ, मतलब इसलिए फिर शरीर। हाँ, जी। इसलिए मतलब होना और रहना, ये पदार्थ, प्राण और जीव तीनों अवस्थाओं का सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि वहां पर वो प्राकृतिक विधि से ही वो सारा नियंत्रित है। लेकिन हम्म। मानव के रूप में देखेंगे तो मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। उसका होना तो हो चुका है, लेकिन रहना उसका, जब तक वो मानवीय आचरण के साथ नहीं जिएगा तब तक रहना उसका सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। और हम्म। इसीलिए हमको अभी ये सुनाई दे ही रहा है ना कि धरती गर्म हो गई है, धरती बीमार हो गई है, और इतने प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं, और उसमें मानव जाति रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह बन चुका है। तो हम्म। मानव का होना और मानव का रहना, ये तो मानव की होना तो हो ही गया है, लेकिन रहना तो उसका समझदारी पर ही निर्भर है पूरी तरह से। हम्म। तो वो समझदार नहीं होगा तो फिर मानव जाति रहेगी नहीं, वो हाँ समाप्त। थोड़ा। हाँ, इस बात पे भी मेरा रहस्य थोड़ा मन ही मन में बनता है कि शरीर का नश्वरत्व है और जीवन का अमरत्व है, तो शरीर धारण करता ही रहता है आत्मा के रूप में, जिसे हम परंपरा में आत्मा शब्द यूज करते थे उसके लिए। अभी यहाँ हम्म हम जीवन कह रहे हैं, है ना? तो हम्म मतलब वो फिर थोड़ा रहस्य जैसे लग रहा है मुझे, उसमें ही क्लियरिटी नहीं बन पा रही कि जैसे मेरा शरीर नहीं रहेगा फिर भी मेरा जीवन रहेगा। हम्म।
इसी को मैं देख रही थी एक्चुअली कि ये कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब ये वाला। हाँ, मतलब जीवन को अपनी समझदारी को पाने और प्रमाणित करने के लिए बारंबार शरीर तो चलाना है, जब तक पूरी तरह से समझदारी या फिर जागृति प्रमाणित नहीं होती। लेकिन जी। अगर किसी धरती पर शरीर या मतलब शरीरों की परंपरा अगर समाप्त हो जाती है तो फिर वो जीवन कहाँ जाएंगे? हम्म। ये वाली बात अगर हम कल्पना करें तो ये तो हो ही जाएगा ना कि फिर आ, मतलब मानव ने अपनी बुद्धिमानी से अपने घर को ही नष्ट कर दिया। धरती हमारा घर है ना, जी। और वो घर किस रूप में है? चारों अवस्थाएं, मतलब तीनों अवस्थाएं जो मानव के आने से पहले रही, ताकि मानव उनको बनाए भी रख सके, उनका उपयोग भी करे अपने पोषण संरक्षण के अर्थ में। लेकिन मानव ने इनको ठीक से समझा नहीं और फिर स्वयं को भी उजाड़ दिया, इन सबको भी उजाड़ दिया। तो किसी जीवन की वो जो तृप्ति है, वो उसको मिलने के लिए फिर मानव शरीरों को खोजने के लिए कहाँ जाएंगे वो? हम्म। ये वाली बात आएगी ना उसमें। और हम्म। जीवन की स्थिति को देखेंगे तो फिर एक धरती से दूसरी धरती पे आना जाना और ये सारी चीजें तो फिर आगे की बात है। लेकिन हम जब इसी धरती की बात कर रहे हैं, और ये धरती करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से, मतलब मानव को वो संपन्नता के अर्थ में ही मिली, क्योंकि मानव जब प्रकट हुआ तो उसके पहले धरती सजी हुई थी। तो जी। सजी हुई धरती को हमने उजाड़ दिया पूरी तरह से, और फिर हमने अपने ही घर को उजाड़ दिया। तो जो काम यहाँ किया और किसी धरती पर अगर वो चला भी जाएगा तो बिना समझदारी के तो वहां भी यही काम करेगा। हम्म। इसलिए भी फिर उसको, उसका जो रहना है वो रहना उसका समझदारी के साथ ही संभव हो सकता है। जी। जी। थैंक यू दीदी। और दीदी इसमें थोड़ा सा ये भी है कि मानव के पास वो क्षमता है कि वो कौन सी दिशा, विकास की दिशा में जा रहा है या ह्रास की, तो वो दोनों दिशाओं में किसी में भी जा सकता है। सही अगर बात वो है। हाँ समझदारी को कायम नहीं करता है तो वो ह्रास की तरफ भी जा सकता है। ठीक तो है। हम्म। इसीलिए मतलब स्वयं का मूल्यांकन करने की जरूरत है ना। हम्म। मेरी दिशा कौन सी है? दीदी हमको इसी बात से, हाँ सॉरी दीदी, और जी। नहीं जी, सही दिशा बताइए। में नहीं जा रहा है तो फिर वो उसका बना रहना भी, होना तो हो रहा है लेकिन फिर बना रहना मुश्किल है। ठीक तो बात है। हो सकता है वो स्वयं का बना रहना भी, और तीनों जो अवस्थाएं हैं उनका भी बना रहना, वहां तक रास की स्थिति की उसमें क्षमता है। ठीक तो है। हम्म। मतलब और बाबा जी तो ये विकास की कहते तरफ रहे ना अगर कि जाएगा, विकास की हाँ, तरफ जाएगा तो इसकी कंटिन्यूटी, ये परंपरा बनी ही रहेगी, खुद का भी रहना होगा, और तीनों अवस्थाओं का भी, तो चारों अवस्थाओं का एक 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 साइकिलिंग है, वो उसको बहुत अच्छी तरह और विकसित करके बनाए रख सकता है, मतलब वो क्षमता भी। ठीक बात है। मतलब हम बढ़िया। अ, कर्म दर्शन में आप सबने पढ़ा होगा, जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान में एक चैप्टर है, ऊष्मा और धरती का संतुलन। तो उसमें बाबा जी ने 4 स्टेजेस लिखी है कि अगर कोई धरती अगर गर्म हो जाए, उसकी प्राकृतिक जो भी एक टेम्परेचर है उससे अगर वो गर्मी बढ़े तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो ये तो हमको पता ही है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और उसके किनारों पर जो भी मतलब शहर और गांव बसे हैं वो सारे उसमें जलमग्न हो जाएंगे, ये हमको पता है। दूसरा, जो ऋतुओं का असंतुलन है वो भी हमको दिखाई दे ही रहा है। तीसरा, बाबा जी ये कह रहे हैं कि धरती पर पानी के प्रकटन की जो घटना है उसमें हमको मतलब केवल इतना लगता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के पानी बना है, लेकिन
ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संयोग के साथ में ब्रह्मांडीय किरण जो है, जो अनंत धरतियों से जो कुछ भी किरणों का जो एक बना हुआ है सहअस्तित्व के अर्थ में, उन ब्रह्मांडीय किरणों का भी योगदान पानी के प्रकटन में है। तो जब धरती की गर्मी बढ़ती है किसी उसमें, तो ये जो ब्रह्मांडीय किरण है वो भी फिर वहां पर क्या बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका सारा जो ताना बाना है। और जिस विधि से पानी बना है, उसी विधि से इसके विपरीत किसी भी क्षण धरती पर पानी समाप्त हो सकता है, ये वाली घटना हो सकती है, ऐसा लिखा हुआ है कर्म दर्शन में। और चौथी जो बात है वो ये लिखा है कि ये मतलब धरती सूरज के रूप में तब्दील हो सकती है, क्योंकि अगर धरती पर जो दो ध्रुवों के बीच में जो चुंबकीय धाराएं हैं, वो अगर गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो चुंबकीय धाराएं विचलित हो जाएंगी, और उनसे जो धरती ठोस रूप में बनी हुई है वो पूरी बिखर करके धूली धूली के रूप में हो सकती है। तो ये इतनी भयावह स्थितियां बन सकती है, हमको तो अभी एक दो ही पता है, लेकिन ये पहले से लिख करके रखा है बाबा जी ने। तो अगर ये वाली चीज के प्रति सचेत नहीं हो जाएंगे तो फिर अपनी दिशा को ठीक रखना ही पड़ेगा आदमी को, नहीं तो फिर धरती ही नहीं बचेगी तो फिर कहाँ रहेंगे, यही बात है ना। धरती का सूरज बन सकता है, बाबा जी कई बार बोले। गर्मी हाँ, बढ़ेगी वो तो तो प्राकृतिक जिस रूप में गति से, हाँ, जिस गति से चेन मानव रिएक्शन चल रहा से। है उसकी समीक्षा की है बाबा जी ने, वो बहुत बढ़िया की है। हम्म। 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 जो भ्रमित अवस्था की जो समीक्षा की है, जैसे जिस स्थिति में मानव अभी जो संलग्न है अपने कार्यों में, हम्म। तो उसका बहुत बढ़िया दिया है, और वो लग भी रहा है। जी। हम्म। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। ये जो अभी तीनों अवस्थाओं की बात हो रही थी और कड़ी से कड़ी जुड़ने की भी बात अभी चर्चा में आया, तो हाँ। प्राण पद चक्र जो पढ़ते हैं दीदी, हम्म। उसमें प्राणावस्था से वापस विरचन के बाद वो पदार्थावस्था में आ जाता है। हाँ। और एक होता है प्राणावस्था के अवशेष, ऐसा शब्द भी आता है। हाँ। तो क्या ये अवशेष भी पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच के लिंक हैं, ऐसा देख सकते हैं? जी, जैसे अभी मतलब ये बाबा जी ने स्वयं उदाहरण दिया है ना, जैसे वो है क्या बोलते हैं, जोक है, तो उसका अगर हाँ हाँ जी। बुरादा बना दिया जाए और उसमें अगर पानी के कुछ छींटे पड़े और उसको अनुकूलता मिले तो वहां से जो उससे पैदा हो जाते हैं, तो उसकी पाउडर से ही उसमें पैदा होने की ताकत है। तो प्राणावस्था के जो अवशेष है, हो सकता है किसी पेड़ की छाल है या किसी का पत्ता है, हमको दिखाई देता है ना कि एक ही पेड़ के, मान लीजिए नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के अलग अलग अंगों से, जैसे छाल से या फिर पत्तों से, फूल से, इन सब के सड़ने के बाद अलग अलग प्रकार के कीड़े उस अंग से निकलते हैं। मतलब पूरा नीम का पेड़ छाल से अलग प्रकार के कीड़े बनेंगे, या पत्ते सूखने या सड़ने के बाद अलग प्रकार के कीड़े दिखेंगे। तो ये जो प्राणावस्था के अवशेष है, उससे जो प्रकटन है, उसी को स्वेदश कह रहे हैं। जी, तो ये पदार्थावस्था के बाद का आगे के क्रम है ये, ऐसा? उसको उसको बाबा जी मतलब दो शब्दों से कह रहे हैं, एक सप्राण कोशिका और दूसरा निष्प्राण कोशिका। जैसे हम घर में चना रखते हैं, डिब्बे में चना रखा है, तो जब तक उसको हम पानी में नहीं डालते हैं, पानी में भीग जाने से उसके अंदर कोशिकाएं थी, लेकिन पानी मिलने से अब वो फूल गई। इसका मतलब उसमें जो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया है वो फिर से प्रारंभ हुई, क्योंकि हम
अगर चने को भिगा देंगे और उस पतीले के ऊपर थाली रखेंगे तो दूसरे दिन हमको थाली के नीचे वो जो बूंदे जमा हुई दिखती है, इसका मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जो कुछ भी पानी का उत्सर्जन हुआ वही हमको थाली के नीचे जमा हुआ मिला। और फिर उसको हम निकाल करके बांध के रखेंगे और उसमें से अंकुरण आएगा। तो क्या है, एक एक स्टेज फिर अंकुर बढ़ता जाएगा, उससे पौधा तैयार हो जाएगा। इस रूप में हमको जो कोशिकाएं थी लेकिन वो निष्प्राण थी, निष्प्राण मतलब वहां पर सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया नहीं हो रही थी। तो कोई भी बीज जो हम भोजन में उपयोग करते हैं जब तक वो भीगा नहीं है तब तक वो निष्प्राण के रूप में रहेगा। और जैसे ही उसको अनुकूलता मिली वैसे ही उसमें मतलब क्या बोलते हैं, श्वसन प्रश्वसन चालू हो गया। वही चीज आप प्राणावस्था के अवशेषों के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं इसी उदाहरण को। जब तक वो केवल पाउडर है तो वो निष्प्राण है, जैसे ही उसको मॉइस्चर मिल गया वैसे ही वो सब प्राण में बदल गया। वही निष्प्राण कोशिका मतलब पदार्थावस्था के थोड़ा आगे का क्रम है। हाँ, तो हम मतलब अपने आप को जब जांचते हैं, अपने हाँ, आचरण को भी, तो हाँ, हमारे भी कार्यों में ऐसा पूरा लिंक, कंटिन्यू लिंक दिखता है। हाँ इतना कंटिन्यूएशन है, ऐसा यहाँ से ध्यान जा रहा है। जी। मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर, ऐसा भी क्रम जो पदार्थावस्था में दीदी बोलते हैं, और जनरली इसी क्रम में आता है ये शब्द, जहाँ तक मेरा ध्यान जा रहा है। मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु। मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु। तो ये हम्म, क्रम का भी कोई विशेष मीनिंग है कि, क्योंकि क्रम तो हर जगह दिख रहा है, कंटिन्यूएशन दिख रहा है, इसलिए। हाँ उसमें ना मतलब अ, हल्के परमाणु और भारी परमाणु इस तरह से जो क्रम है और उनसे जो बनी हुई रचनाएं हैं उसका क्रम हमको दिखाई देता है। हल्के परमाणु मतलब जिनमें परमाणु अंशों की संख्या कम है और उनसे बनी हुई रचनाएं। जैसे जैसे परमाणु अंशों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो मात्रात्मक उसमें बदलाव हो गया उससे फिर जो भी एक अगले प्रकार की जो रचनाओं का प्रकटन हुआ, इस रूप में फिर हमको वो सारा क्रम जो दिखाई देता है। जैसे मणियों को बाबा जी एक जगह रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि अधिकतर हल्के परमाणुओं से वो रहता है। धातुओं को देखेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि हर प्रकार के धातु के एटॉमिक नंबर मतलब कितने परमाणु अंश है एक एक उसमें, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या इस तरह से। तो हर एक के साथ में मतलब ये जो क्रम है मुख्य रूप से प्रकटन का हल्के परमाणुओं से लेकर के अधिक संख्या वाले परमाणु, इस तरह से हमको दिखता है। जी, बढ़िया। और इन सब का फिर एक दूसरे में परिवर्तित होना भी जारी रहता है ना। जैसे हाँ, मान लीजिए कि कोई धातु है तो वो विरचित हो गया, जैसे लोहा जंग लग गया तो फिर वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया, फिर से वो परमाणु में मिलकर के फिर से मतलब रचना बन गई। तो रचना और विरचना का क्रम तो जारी रहता है वहां पर। पत्थर भी है, पत्थर के ऊपर मौसम का जो असर है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, तो पत्थर मिट्टी में बदल गया, मिट्टी पत्थर में बदल गई। इस तरह से ये क्रम बना रहता है। जी। तो यहाँ प्राण कोशा का जो प्रकटन है वो हाँ। मिट्टी से हो पाएगा, उसके है ना, उसके उधर पत्थर, मणि और धातु, हम्म आ, इसमें डायरेक्ट मतलब यहाँ से नहीं आएगा, ऐसा भी दिखता है। नहीं, उसमें जो प्रकटन है इसका प्राण कोशा का, उसके मूल में
मिट्टी में अम्ल और क्षार होते हैं, ये कहा गया है ना। जी। और मिट्टी में अम्ल भी है, मिट्टी में क्षार भी है। जब इनका पानी के साथ में संयोग होता है, पानी जब आया धरती पर, तो मिट्टी में पहले से ही अम्ल और क्षार थे। इनका जब पानी के साथ में संयोग हुआ तो एक निश्चित अनुपात में अम्ल और क्षार मिल करके प्रोटीन बना, जिसको पुष्टि तत्व कह रहे हैं। और एक निश्चित अनुपात में अम्ल और क्षार मिल करके रचना तत्व बना, जिसको मतलब बाबा जी बोलते हैं ना कि हम पुष्टि तत्व और रचना तत्व के नाम से जानते हैं, आप इसको प्रोटीन और हार्मोन कहते हो। तो मूल रूप में प्रोटीन और हार्मोन या फिर पुष्टि तत्व और रचना तत्व मिला करके ये जो जोड़ी बन गई, वो फिर रासायनिक जल में तैरने से वहां पर फिर प्राण कोशा वो तैयार हुई, और मतलब वह सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया उसमें चालू हो गई। तो जोड़ने वाली कड़ी के रूप में, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, तो मिट्टी में तो पहले से ही अम्ल क्षार है, लेकिन पानी के संयोग से उनके अलग अलग रेशो से ये दो चीजें हो गई, और इन दोनों चीजों से फिर प्राण कोशा बन गई। और फिर एक प्राण कोशा से फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होते होते और फिर उनमें अलग अलग जो अगला एक एक क्या बोलते हैं रचनाओं में परिवर्तन होते हुए, क्योंकि मूल रूप में रचना तत्व में ही अनुसंधान होना है, उससे अगली रचना का प्रकटन होना है। बहुत बढ़िया क्रम से जुड़ा देती, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और रचना विरचना से ही अगली रचना, जैसे वो भी एक है कि भाई वो विरचना हुई, फिर उससे और नई रचना हुई, वो भी एक साइकिल बनता जाता है। बिल्कुल, हम्म। इसीलिए वो फिर मतलब बना रहना उसका, और नित्य वर्तमानता इसी के साथ जुड़ी है ना, कि वो आवर्तन बना हुआ है उसका। जी, रचना सूत्र तो रचना तत्व तो हार्मोन को बोल रहे हैं, रचना हम्म। सूत्र किसको बोल रहे हैं? हाँ, मतलब उसके मूल में रचना सूत्र ही है ना, जिस क्या बोलते हैं उसको हम आज की भाषा में कोड कहते हैं ना, कि किस क्रम में ये जुड़ना है, ये सारा डिजाइन तो उसमें है ना, उस सूत्र में है ना। जी, तो जो हम क्रोमोसोम और ये वर्ड यूज करते हैं, ये रचना सूत्र के लिए यूज करते हैं। हाँ। और कोई बात? या फिर रुकना है आज? मुझे मुझे लगता है और किसी का भी तो कोई प्रश्न नहीं है, तो हम रुक सकते हैं। और कल के लिए भी, मतलब कल एक तो
जो आपका पठन का क्रम चल रहा है उसका कुछ पोर्शन हम पढ़ेंगे भी और उस पर भी प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो प्रशांत भैया बता सकते हैं क्या पठन का क्रम कहाँ तक पहुंचा है जी और दीदी। कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं? तो वो डॉक्यूमेंट आप अगर मुझे भी भेज देंगे तो वो पेज नंबर कहाँ तक पहुंचा था आपका और कहाँ, मतलब कल थोड़ा पढ़ करके उस पर भी बातचीत हो जाए, प्रश्नोत्तरी हो जाए, और प्लस और कोई अलग से भी प्रश्न हो तो वो भी कर सकते हैं। जी दीदी, मैं शेयर करता हूँ। अवलोकन हाँ, पुस्तक एक 182 पेज तक हो गया है एक्चुअली। ओके, ठीक मैं है, शेयर आप कर। मुझे भेज देंगे। हाँ, जी ठीक है, तो आज रुका जाए यहाँ पर। जी दीदी। हाँ दीदी, आप लोग जैसे इन प्रश्नों का उत्तर और ये जो आप में बना रहता है, और ये इससे एक बड़ी मेरे में देख पाता हूँ कि एक बड़ी एक स्पष्टता और एक आश्वस्ति बनती है दीदी। जी तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और वो एक काफी उसमें एक विश्वास कायम होता है कि ऐसी परंपरा जो बनने जा रही है उस वो एक विश्वास के तौर पर। धन्यवाद दीदी। जी भैया, मुझे भी अच्छा लगा, मतलब अच्छी बातें आई और अच्छी चर्चा भी हुई। और मुझे भी मतलब मैं भी अभी काफी दिनों बाद आप सबसे बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे भी बातचीत करके अच्छा लगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर मेरी ओर से कोई त्रुटि हो रही है तो जरूर मेरा ध्यान दिलाएंगे तो मैं उसमें स्वयं को ठीक कर सकूं। बाकी आप बिल्कुल सभी का बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बिल्कुल दीदी, अवसर जो प्रश्न भी दोनों बड़ी के लिए। गंभीरता से आ रहे थे और उनके बिल्कुल उत्तर भी आप बहुत गंभीरता से कर रहे थे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरे की परस्परता में ही ये हो पाता है। बिल्कुल। जी दीदी, बहुत मतलब बहुत गहराई से आपने बताया और बहुत अच्छा ध्यान बन रहा है। जी धन्यवाद दीदी। जी, बढ़िया, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 5:30 बजे। जी, ठीक ठीक धन्यवाद है है। दीदी। दीदी। जी, नमस्ते आप नमस्ते। सभी को। नमस्ते नमस्ते।